Good evening, students. Again, welcoming you in the platform of Vidya Juris. I hope that you people are doing well as to your preparation for RGS exam. आज के सेशन में हम लोग BNSS के अंतर्गत पूछे जाने वाले कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस जो थोड़ा रेलेवेंट हो सकते हैं आपके अपकमिंग RGS प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। राइट? तो आपके सामने क्वेश्चन होगा हमेशा की तरह, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। ऑप्शंस होंगे, उन्हें देखिए और अपना सही आंसर ऑप्ट करने की कोशिश करिए। राइट? बीएनएसएस के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इनटू फोर्स। गिरफ्तारी वारंट कितने समय तक प्रभावी रहेगा? इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। स्पेसिफिकली 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या एग्जीक्यूशन अथवा कैंसल्ड होने के समय तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें सही आंसर कर सकें, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक टर्म आपके बीएनएसएस के अंतर्गत कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो जब तक इस प्रकार का वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता अथवा कैंसिल नहीं कर दिया जाता बाय द इशूइंग अथॉरिटी, तब तक वो एनफोर्समेंट में बना रहता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बात है, यदि किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसके द्वारा वारंट जारी किया गया है फरार हो गया है, जिसके कारण ऐसे वारंट का निष्पादन किया नहीं जा सकता, तो ऐसा कोर्ट एक रिटन डिक्लेरेशन पब्लिश कर सकता है जिसमें उसे किसी स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक टाइम पर प्रेजेंट होने की जरूरत होगी। ऐसी डिक्लेरेशन के पब्लिकेशन की डेट से कम कितने दिन? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। सही ऑप्शन एज टिक्ड 30 डेज। तो 30 दिवस से कम का नहीं ऐसा कोई टर्म होगा यहां पर। यह बात आप यहां पर याद रखेंगे वारंट के मामले में, स्पेसिफिकली पब्लिकेशन में। राइट? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इट इज रिगार्डिंग बीएनएसएस के तहत डाक या तार प्राधिकरण की हिरासत में किसी दस्तावेज, पार्शल या अन्य वस्तु की तलाशी के लिए वारंट जारी करने का अधिकार किसे दिया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, डीएम, सीजेएम, दोनों या फिर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को कम से कम 2 बार आप रीड करिए। अगर आप अपने आप को इस तरीके की प्रैक्टिस में पाते हैं कि आप अक्सर जल्दबाजी में आंसर करते हैं, तो कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन के बाद ऑप्शंस को कम से कम 2 बार क्विक रीडिंग लगाइए। आपको ठीक तरीके से अपने आप को आप तटस्थ करिए, फिर आप आंसर करने की कोशिश करिए। यहां पर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? डीएम एंड सीजीएम बोथ। राइट? बोथ आर हैविंग power under the relevant provisions of BNSS. Coming to the next question under section number 99, to set aside forfeiture under section 99 of the Sanghita, application may be given to whom? धारा 99 के अंतर्गत जब्ती को रद्द करने का जो आवेदन है वो किस पर्टिकुलर अथॉरिटी के समक्ष फाइल किया जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इनमें से किसी को भी? यहां पर सही जवाब होगा हाई कोर्ट। सेक्शन नंबर 99 में आप जाकर के पढ़िए। धारा 99 में आपको स्पेसिफिकली ये बात लिखी हुई मिलेगी, जहां पर इस प्रकार के फॉरफीचर संबंधी ऑर्डर आदि को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन उच्च न्यायालय में फाइल की जाएगी। अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन के विषय में। इन द सेम प्रोविजन ऑफ 99, the period of limitation for an application to set aside the declaration of forfeiture as provided under section number 99 of the संहिता is, क्या ये समय घोषणा की तारीख से 2 महीने है, अथवा ये समय ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन की तारीख से 2 महीने है, अथवा ये समय घोषणा की तारीख से 30 दिवस है, अथवा ये समय घोषणा की तारीख से 6 महीने है? यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 2 months from the date of publication of such a declaration in the official gazette. You can go and read the section number 99 and you can find the real answers in the bare provision itself. Moving to the next question number 6 में आते हैं। धारा 125 बीएनएसएस के बारे में आप सीधे तौर पर, ये मार्जिनल हेड का क्वेश्चन है कि आप उस बेयर एक्ट के अंतर्गत ऐसी स्पेसिफिक सेक्शन में क्या बात दर्शित है उसको आप डायरेक्टली आंसर कर सकें। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन कन्विक्शन, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर, नन ऑफ द अबव। आप यहां पर याद कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 106, 107, 108, 110 स्पेसिफिकली ये कुछ वे प्रोविजंस थे जो सीआरपीसी में एग्जिस्ट करते थे, इनके संदर्भ में, जहां पर अलग अलग ग्राउंड्स के आधार पर यहां पर सिक्योरिटी आदि के अमाउंट को जमा करने या उनको लगाने के विषय में प्रोविजन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सेक्शन नंबर 125 बीएनएसएस में क्या प्रोवाइड है? इसका सही जवाब है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। ये बहुत आसान प्रश्न था, आप इसको सही जवाब के तौर पर मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
बीएनएसएस 2023 के अनुसार कम्युनिटी सर्विस का क्या मीनिंग है? कम्युनिटी सर्विस आपके बीएनएस में अब नए पनिशमेंट के तौर पर इंक्लूड किया जा चुका है। इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या अर्थ है, इस विषय को समझने के लिए आपको बीएनएसएस के भी कुछ रेलेवेंट प्रोविजंस को समझना होगा, जहां पर कम्युनिटी सर्विस के बारे में कुछ एक उनका स्पेसिफिक अर्थ लिखा गया है। क्या मेंशन है? पारिश्रमिक सहित स्वैच्छिक कार्य या न्यायालय द्वारा दंड के स्वरूप में आदेशित कार्य जिससे बिना किसी पारिश्रमिक के समुदाय को लाभ हो, दोषी द्वारा चुना गया कार्य अथवा लाभ सहित भुगतान सहित कार्य। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा प्रॉपर समझ में आता है? ऑप्शन नंबर बी है, वर्क ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट एज पनिशमेंट बेनिफिटिंग द कम्युनिटी विदाउट एनी रेम्युनरेशन। ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि कम्युनिटी सर्विस के पनिशमेंट के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई पारिश्रमिक या कोई धन या कोई सैलरी आदि नहीं मिलती। ठीक है, आप बीएनएस में भी ऐसे कुछ नंबर ऑफ ऑफेंसेस पढ़ेंगे जहां पर कम्युनिटी सर्विस एक पनिशमेंट के तौर पर प्रिस्क्राइब्ड है, चाहे आप थेफ्ट का ऑफेंस पढ़ें या कुछ अदर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस रिजेंबलिंग विद द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ऐसा ही प्रोविजन सीआरपीसी में भी एग्जिस्ट कर रहा था और उसके भी प्रीवियसली सीआरपीसी में जो धारा जिस धारा में ये प्रिस्क्राइब था वो धारा भी यहाँ लिखी हुई है, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है क्योंकि आरजेएस में आपके सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों प्रकार के नए लॉ से क्वेश्चन और पुराने लॉ से क्वेश्चन होने हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप सही तौर पर अपने आप को यहाँ पर धाराओं के सीक्वेंस को याद करिए और उसके बाद आप सही तौर पर इसका आंसर करिए। इसका सही आंसर सेक्शन नंबर 100 होना चाहिए और इसी जिस जहां पर सेक्शन नंबर 100 प्रिस्क्राइब्ड है, दैट इज द पॉइंट ऑफ आंसर। Next question number 9. The officer in charge of police station shall report about apprehensions, persons arrest without warrant to whom. इसका भी प्रोविजन सीआरपीसी में एग्जिस्ट कर रहा था, राइट? ये प्रोविजन भी सीआरपीसी में एग्जिस्ट कर रहा था, आप याद कर सकते हैं उस प्रावधान को भी। और अभी वर्तमान में आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी इसका प्रोविजन किया गया है कि पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी गिरफ्तारी की सूचना, बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना निम्न में से किस अथॉरिटी को ग्रांट करेगा? ये डीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ये डीएम या एसडीएम है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, अथवा कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है? आपका जवाब होना चाहिए साहब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकता है, जिसको इस प्रकार की जो संसूचना है वो पुलिस ऑफिसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग द ऑफेंस विल बी अक्विटेड ऑफ अक्यूज्ड, इट्स प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? आप 320 का प्रोविजन सीआरपीसी में पढ़ते थे जहां पर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के विषय में प्रोविजन किया गया था। अभी बीएनएसएस में प्रोविजन सेक्शन नंबर 359 में है। आपसे स्पेसिफिक बात पूछी जा रही है कि अपराधों के शमन का प्रभाव ऐसे अक्यूज पर्सन का दोषमुक्त हो जाना होगा। ये बात किस स्पेसिफिक पॉइंट पर या क्लॉज पर लिखी गई है? ये आपका सब सही आंसर होना चाहिए सेक्शन नंबर 359 सब सेक्शन नंबर 8 जहां पर ये प्रिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट, प्ली बार्गेनिंग इज गिवन अंडर विच चैप्टर ऑफ बीएनएसएस? राइट, प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट आपके सीआरपीसी में भी प्रोवाइड किया गया था। प्ली बार्गेनिंग के कंसेप्ट को आप एक नए अमेंडमेंट के तहत वहां पर पढ़ रहे थे, जहां पर इंसर्शन के माध्यम से कुछ नंबर ऑफ प्रोविजंस इंक्लूड किए गए थे। प्रीवियसली जब सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग एग्जिस्ट कर रहा था तब भी ये उस समय के एग्जामिनेशंस के लिए रेलेवेंट रहा है, चाहे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात रही हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन की बात रही हो, ये अभी भी रेलेवेंट रहेगा। और प्ली बार्गेनिंग किस चैप्टर में प्रिस्क्राइब्ड है आप देख सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 23 में प्रिस्क्राइब्ड है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इन बिटवीन यू कैन लाइक द वीडियोस, राइट? आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जा सकते हैं, ये आपके लिए भी एक बेनिफिट और अपने इंस्टीट्यूट के लिए भी बेनिफिट तो होगा ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज इन विच केस एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर वाज नॉट डिस्कस्ड। ध्यान से देखिएगा, इन विच केस एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर वाज नॉट डिस्कस्ड। अब क्विक रीडिंग अगर हम इस क्वेश्चन की लगाएं तो अक्सर हम उस नॉट, अदरवाइज या ऐसे अदर वर्ड्स को हम यहां पर भूल जाते हैं, राइट? और उसी दशा में आप क्वेश्चन का सही आंसर मार्क करने में चूक जाते हैं। तो आप जब क्वेश्चन को रीड करें तो कल के बीएनएस के पार्ट ऑफ सेशन में भी मैंने आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन को रीड करें, अगर उसमें नॉट या नेवर या अदरवाइज या दूसरे अदर वर्ड मिलते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट शब्द लिखे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा संजीदे तौर पर उस क्वेश्चन को पढ़ करके और वहां ठहरिए, समझिए कि आखिरकार पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करिए, क्योंकि जल्दबाजी में 100% आप उस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं, यहां तक कि तब भी जब आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सही आंसर को जान भी रहे। तो इन विच केस एविडेंशियल वैल्यू ऑफ आईआर वाज नॉट डिस्कस्ड आपको आंसर करना है। तो अग्नु नागेशिया बिहार, रवि कुमार पंजाब, पंचम यादव उत्तर प्रदेश। आपने कुछ जजमेंट्स यहां पर बीएसए के अंतर्गत भी पढ़े होंगे या एविडेंस लॉ में पढ़े होंगे। नंदिनी सरपति वर्सेस पीएल दानी,
यहां पर स्पेसिफिक आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएलदानी, जहां पर एफआईआर के साक्ष्यिक मूल्य पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अगला केस है डीके बसु गाइडलाइन डील्स विथ विच पर्टिकुलर टॉपिक। अब डीके बसु का नाम जब भी आता है तो अरेस्ट संबंधी टॉपिक हमारे दिमाग में गूंजने लगता है, राइट। इसी पॉइंट पर आप अर्नेस्ट बिहार का जजमेंट पढ़ते हैं, इसी पॉइंट पर आप ललिता उत्तर प्रदेश का जजमेंट पढ़ते हैं। तो जब भी डीके बसु गाइडलाइंस की बात आती है तो गिरफ्तारी के संदर्भ में जो व्यापक गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे वो हमारे दिमाग में छा जाती है। तो यहां से ऑप्शन पढ़ते ही क्लियर हो रहा है कि बेल हो नहीं सकता। यहाँ पर राइट ऑफ पर्सन के बारे में यहाँ पर बात है नहीं। गिरफ्तारी के दौरान गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का अधिकार, ऐसे विषय में तो कोई है नहीं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट है, गिरफ्तारी के दौरान जो मानक हैं उनका किस प्रकार से पालन होना चाहिए उसके विषय में ये बात करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। सेक्शन नंबर 69 ऑफ बीएनएसएस कवर सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब धारा 69 जो यहाँ पर ऐसे किसी मामले में जहां पर आउटसाइड लोकल लिमिट के बाहर सम्मन जारी करने के बारे में प्रोविजन किया गया है, उसमें कुछ स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब्ड है जो कि 69 की वर्बैटम ही है। इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और सही आंसर आपको मार्क करना है। पहला ऑप्शन है सम्मन उस मजिस्ट्रेट को भेज दो जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर सम्मन प्राप्त व्यक्ति रह रहा है, वहां पर उसकी तामीली करा दी। सम्मन कुरियर सेवा के माध्यम से भेज दिया जाना चाहिए। जिस मजिस्ट्रेट को सम्मन भेजा जाता है वह इसे इस प्रकार तामील करेगा मानो वह सत्र जारी किया गया हो। जिस मजिस्ट्रेट को सम्मन भेजा जाता है वह उसे तामील के समय को प्रमाणित करने वाले पृष्ठांकन के साथ जारी करता न्यायालय को वापस कर दे। अब 69 में ये सारी बातें तो नहीं होंगी, कुछ ही बातें होंगी जो इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर लिखी गई हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है ये आपको मार्क करना है। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आप देखिए जो लगभग सही स्टेटमेंट के तौर पर लिखा गया है कि सम्मन में बी सेंट टू दैट पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल लिमिट्स jurisdiction the person summoned is residing or is to be there served, right? This is the clear cut answer for section number 69 BNSS, right? Now moving to the next, which of the following statement is correct? मैंने पहले भी कहा जब भी प्रश्न में आपको यह सुनने को देखने को मिल जाए कि आपको इसमें करेक्ट इनकरेक्ट आदि क्वेश्चन का आंसर बताना है तो आप उसे बहुत ही आराम से पढ़िए, बहुत धीरे धीरे आप उसे समझ करके और फिर आंसर करने की कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही है? एक पुलिस अधिकारी को 18 साल से कम आयु के बालक साक्षी बालक को अपने समक्ष उपस्थित कराने का अधिकार है। एक पुलिस अधिकारी को किसी महिला गवाह को अपने समक्ष उपस्थित कराने का अधिकार है। एक पुलिस अधिकारी को 60 साल से ज्यादा आयु के किसी भी बुजुर्ग के गवाह को अपने समक्ष उपस्थित कराने का अधिकार है। एक पुलिस अधिकारी को मेंटल रूप से विकलांग गवाह को अपने समक्ष उपस्थित कराने का अधिकार नहीं है। बताना क्या है, सही क्या है? तो सही स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, क्योंकि ये राइट भी नहीं है, ये राइट भी नहीं है और ये राइट भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 175(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पावर के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या मजिस्ट्रेट केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई को किसी अपराध की जांच करने का निर्देश दे सकता है? क्या वह किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को बिना कोई कारण दर्ज किए किसी अपराध की जांच करने का निर्देश दे सकता है? क्या वह किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को किसी अपराध की जांच केवल उसके कारण दर्ज करने के बाद ही न करने का निर्देश दे सकता है, अथवा वह अभियुक्त को नोटिस दे सकता है और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इन द रेलेवेंस ऑफ सेक्शन नंबर 175 क्लॉज नंबर 3? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वह किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को किसी अपराध की जांच केवल उसके कारण दर्ज करने के बाद ही करने का निर्देश पारित कर सकता है। तो 175 के प्रोविजन को आप बीएनएसएस में रीड करिए, आपको इस विषय में कुछ और जानकारी मिलेगी। और ये प्रोविजन आपके एग्जाम के लिए पहले भी इंपॉर्टेंट था सेक्शन 156 के अंतर्गत, अभी भी इंपॉर्टेंट है बीएनएसएस के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज सेक्शन 176 ऑफ बीएनएसएस प्रोवाइड सेफगार्ड्स फॉर रेप विक्टिम्स? तो धारा 176 में क्या ऐसी रेप पीड़िता के लिए कुछ संरक्षण संबंधी बातें की गई हैं? इसके विषय में आपको सही आंसर देना है। पीड़िता का बयान उसके निवास स्थल पर अथवा उसकी पसंद के स्थान पर दर्ज किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो बयान दर्ज करना उसके माता पिता, अभिभावक, निकट संबंधी, इलाके के किसी भी सोशल वर्कर की उपस्थिति में एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो सेक्शन नंबर 176 आप रीड करिए। 176 के अंतर्गत आपको इन मिड एक पैराग्राफ मिलेगा जहां पर ये बात लिखी हुई है, जो बात ऑप्शन नंबर ए और बी में लिखी है। ये दोनों ऑप्शन अपने आप में करेक्ट हैं इस क्वेश्चन के लिए। इसका सही ऑप्शन होना चाहिए सी। अगला क्वेश्चन है,
In which one of the following cases the Supreme Court has held that married daughter with independent sufficient means of her own is liable to maintain her father or mother under 144 of the संहिता 2023? ये सेक्शन 144 मेंटेनेंस के प्रोविजन का प्रोविजन करती है। पहले ये 125 टू 128 में लिखा हुआ था, अभी ये 144 टू 148 के प्रोविजन में मेंशन्ड है, राइट? ये कौन सा जजमेंट है? द जजमेंट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराव राजाराम सवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करते हुए कहा कि एक ऐसी पुत्री, मैरिड डॉटर, विवाहित पुत्री, जो इंडिपेंडेंट सफिशिएंट मींस स्वयं का रखती है, उस पर भी अपने माँ बाप के भरण पोषण का दायित्व बनता है, राइट? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डिसीजन था। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी इज गिवन अंडर विच पर्टिकुलर सेक्शन? ये इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि आखिरकार आप ये बताएं कि बीएनएसएस की धारा किस धारा के अंतर्गत जांच लंबित रहने तक निषेधाज्ञा इंजंक्शन जारी किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 161। आते हैं अब एक लास्ट क्वेश्चन में, और ये लास्ट क्वेश्चन 20 है। ये पूछ रहा है कि बीएनएसएस की धारा 152 के अंतर्गत पारित किसी भी ऑर्डर पर किसी भी कौन से कोर्ट में प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा? एनी ऑर्डर मेड अंडर 152 बीएनएसएस शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। आप धारा 152 के प्रोविजन को पढ़िए, लास्ट में आइए, लास्ट थोड़ा ऊपर आएंगे तो वहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट लिखा हुआ है कि इस सेक्शन के अंतर्गत पारित किया गया कोई भी आदेश किसी भी सिविल कोर्ट में, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, किसी भी सिविल कोर्ट में वो क्वेश्चनेबल नहीं होगा। तो आज के सेशन में बीएनएसएस के अंतर्गत शुरुआती पोर्शन के अंतर्गत जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस रेलेवेंट हो सकते थे, उन क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप करके देखें, इन क्वेश्चन के सही आंसर को अपने दिमाग में फीड करके देखें। कल के सेशन में हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बीएसए में भी कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों के समक्ष यहाँ पर उपलब्ध होंगे। आप इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिए, इनके सही आंसर्स मार्क कर लीजिए, इन क्वेश्चंस के जो भी रिलेटेड सेक्शंस हैं या कंसेप्ट्स हैं या केस लॉज हैं, उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। दीज आर रेलिवेंट, राइट? अभी के सेशन में इतना ही। आगे के सेशन में हम लोग बीएसए से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ रीसेंट जजमेंट पर भी आपसे जो क्वेश्चनर है या इसकी सीरीज है, इसको लेकर के आप लोगों के सब समक्ष मौजूद हो। अभी के लिए थैंक यू।